सुप्रभात बच्चों। नवांकुर डिजी लेसन में आपका हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। मैं पीएस राजपूत कक्षा 12 वाणिज्य संकाय के लिए आज अकाउंटेंसी सब्जेक्ट की इकाई 3, इसका शीर्षक है नए साझेदार का प्रवेश, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर पार्ट 5 लेकर हूँ। बच्चों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं जो आपको डिजी लेसन के माध्यम से आपको जो लेसन बता रहा हूँ वो विगत परीक्षाओं में, बोर्ड परीक्षाओं में पूछे गए हैं। उसी को लेकर के मैं आपके सामने ये डिजी लेसन आपके सामने रख रहा हूँ ताकि आपका उसका ठीक ढंग से अभ्यास हो सके और आपको ये अंदाज़ लग जाए कि बोर्ड परीक्षाओं में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, किस तरह के सवाल आते हैं। उसी को लेकर के मैंने ये सारे के सारे लेसन तैयार किए हैं। अधिकतर लेसन मेरे विगत वर्ष की बोर्ड परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को लेकर के हैं। तो आज बच्चों मैं आपको नए साझेदार का प्रवेश जो आपके 2009 के सी सेट में पूछा गया है, इसमें ख़ास तौर से आपसे यथेष्ट पूंजी की गणना करना आपको मैं बताऊंगा। साथ ही साथ मैं आपको पुनर्मूल्यांकन खाता बनाना भी बताऊंगा, पूंजी खाते भी बताऊंगा। तो आप कृपया इसको गौर से देखें। साझेदार दो हैं, अंकित और राहुल, जो 3-2 में लाभ हानि बांटते हैं। 3-2 का मतलब हो गया 3/5 और 2/5। इनकी बैलेंस शीट इस प्रकार है। 31 दिसंबर 2007 को लेनदार जो हैं बच्चों आपके, उनके देखें आप तो कितने के हैं लेनदार। आप देखिए, मैं पेन निकाल लेता हूँ, पेन से बता देता हूँ। लेनदार जो हैं आपके 2500 के हैं। पूंजी अंकित की 8000 है, राहुल की 3500 है। टोटल जो पूंजी हो गई आपकी 11500 रुपये हो गई। और इस तरह से इसके दायित्व पक्ष का जोड़ 14000 रुपये हो गया। रोकड़ शेष 500 रुपये दिया है। कुल देनदार 2500 के हैं। संचिति जिसमें से डूबत संचय 500 घटाने के बाद 2500 की हो गई। स्टॉक 3500 का है। यंत्र या मशीनरी 4500 के, भवन 3500 का है। 14। इस बैलेंस शीट को लेकर के 31 दिसंबर 2004 को इस बैलेंस शीट को लेकर के वो देखो बच्चों किसको प्रवेश दे रहे हैं। तो यहाँ प्रवेश करते समय हमें पूरी बैलेंस शीट पढ़ना आना चाहिए कि बैलेंस शीट में कौन कौन सी मदों का उल्लेख किया है, वो सारी मदों का हमें ठीक ढंग से ज्ञान होना चाहिए। तो ये दायित्व हैं, इसमें दो तरह के दायित्व हैं, एक लेनदार हैं और एक पूंजी है। ये संपत्तियाँ दी हैं रोकड़ के साथ साथ। चिट्ठा जो है 31 दिसंबर 2007 को है। अब बच्चों देखो इसमें किसको प्रवेश दे रहे हैं, सुनील को प्रवेश दे रहे हैं। इसमें हमें क्या क्या करना है इसके प्रवेश के समय, भवन का मूल 1500 रुपये से बढ़ाना है, अर्थात सीधे सीधे 1500 रुपये बढ़ जाएंगे। इसको हम बच्चों आपके पुनर्मूल्यांकन खाते के क्रेडिट पक्ष में 1500 रुपये लिखेंगे। भवन का मूल बढ़ रहा है, संपत्ति का मूल बढ़ने पर क्रेडिट में लिखेंगे। यंत्र का मूल बच्चों हमें 1000 रुपये घटाना है, तो ये राशि आपकी पुनर्मूल्यांकन खाते के डेबिट पक्ष में लिखी जाएगी। सुनील जो है 2000 रुपये ख्याति के लाएगा और इसके लिए उसको 1/5 भाग दिया जाएगा। और ये समायोजन करने के बाद यथेष्ट पूंजी का मीनिंग बच्चों यही होता है कि पुराने साझेदारों के पूंजी खातों में ये वाला समायोजन करना है, हमें ये वाला समायोजन करना है और ये वाला समायोजन करना है। इसके बाद जो उनकी पूंजी आएगी उसी अनुपात में इस सुनील नाम के साझेदार को यथेष्ट पूंजी लाना पड़ेगी। यथेष्ट पूंजी का मतलब बच्चों यही हो गया कि जितना भाग पुराने साझेदारों का है उस पुराने भाग के लिए उनकी पूंजी उसी हिसाब से नया साझेदार लाएगा। तो कैसे इसकी गणना करते हैं मैं आपको बताऊंगा। यहाँ आपको पुनर्मूल्यांकन खाता बनाना है और साझेदारों के पूंजी खाते बनाना है। तो बच्चों देखो, पुनर्मूल्यांकन खाते में सिर्फ बच्चों 2 ही बातों का उल्लेख है कि भवन का मूल 1500 रुपये हमें क्या करना है, बढ़ाना है। तो ये भवन की राशि, बढ़ी हुई राशि को हम कहाँ लिख देंगे, पुनर्मूल्यांकन खाते के क्रेडिट पक्ष में लिख देंगे। और ये घटी हुई राशि को कहाँ लिख दूंगा, पुनर्मूल्यांकन खाते के डेबिट पक्ष में लिख दूंगा। बस 2 ही मदों का उल्लेख किया है, 2 ही राशियाँ हमें लिखना है। और जो उत्तर जो इसका जो आएगा बच्चों कितना आएगा, ये 1500 में से 1000 घटाएंगे तो 500 रुपये आएगा, उसको बांट देंगे। तो ये आपका प्रश्न हो गया। देखिए प्रश्न मैंने पढ़ दिया है, प्रश्न को आप देखेंगे, इसको प्रश्न को देखें कैसे दिया है इसमें। तो अब आप देखते हैं कैसे करते हैं इसके लिए हल। पहले मैं एक काम करता हूँ कि ये जो रेड कर दिया है इसको साफ कर देता हूँ। ये सारी बातें मैंने आपको पॉइंटर के माध्यम से बताता चलूँगा। ये रेज हो गया। अब देखिए पुनर्मूल्यांकन खाता बन गया। ये बच्चे छोटा सा है, 2 ही मद हैं देखो।
सवाल बिल्कुल छोटा सा इजी सवाल है यहाँ पर। भवन खाता 1500 रुपये, ये क्रेडिट हो गया क्योंकि भवन की कीमत बच्चों बढ़ी है 1500 रुपये और यंत्र की कीमत घटाई है। सीधे सीधे लिखा है कि इसको बढ़ाना है उसको घटाना है। इधर का जोड़ 1500 आ गया, इधर का जोड़ 1000 है, इसमें इसको घटाएंगे तो ये आपका 500 रुपये का लाभ हुआ। इस लाभ को बच्चों हम ये पुराने साझेदारों का जो अनुपात है 3-2 उसमें बांट देंगे। 3/5 इसको 3/5 निकालेंगे 300 आएगा, इसका 2/5 निकालेंगे तो 200 रुपये आएगा। ये दोनों साझेदारों के पूंजी खाते में चला जाएगा ये चीज़। और इतना से पुनर्मूल्यांकन खाता है। छोटा सा सवाल छोटा सा अच्छा है। बोर्ड परीक्षा में 2009 के CSET में पूछा गया है। तो ऐसे सवाल अक्सर पूछ लिए जाते हैं कि इसमें थोड़ी सी विशेष तरह की मदद हैं जो आपको सीखने में बहुत मदद करती है। तो इस तरह से बच्चों ये पुनर्मूल्यांकन खाता यहाँ ध्यान रखना है कि अब ये जब हम पूंजी खाते बनाएंगे तो इन दोनों के पूंजी खाते के हम कहाँ लिखेंगे बच्चों? पूंजी खाता बनाएंगे तो इन साझेदारों के पूंजी खाते के ये क्रेडिट में राशि लिखी जाएगी, ठीक है। और नई बैलेंस शीट में भवन का मूल्य 1500 रुपये बढ़ जाएगा और ये यंत्र का मूल्य 1000 रुपये घट जाएगा। ये इतना काम आपको करना होगा। चलिए अब पूंजी खाते पर चलते हैं। पूंजी खाता कैसे बना देखते हैं। यहाँ मैंने देखो जो पुनर्मूल्यांकन का नोट लिख दिया है। पुनर्मूल्यांकन के लाभ 500 रुपये हुआ है, जिसे हम पुराने साझेदार अमित व राहुल में 3-2 में बांट देंगे। अमित का भाग 3/5 कर दिया मैंने। 3/5 मतलब 300 रुपये हो गया और इसका 500 का 2/5 कर दिया। तो पुनर्मूल्यांकन से लाभ बच्चों हमेशा पुराने साझेदारों में उनके पुराने अनुपात में बांटा जाता है। तो लाभ यदि है तो यदि पुनर्मूल्यांकन खाते का शेष जो है आपका काय का प्रतीक है, क्रेडिट का शेष प्रतीक है तो लाभ होता है और डेबिट है तो फिर हानि होती है। चलिए अब पूंजी खाते देखते हैं। पूंजी खाते में सबसे पहले बच्चों मैंने इसकी पूंजी लिख ली और इसकी पूंजी लिख ली, दोनों की पूंजी लिख दी। ये इसकी पूंजी कितनी है बच्चों? 8000 है और इसकी पूंजी 3500 है। यदि इस पूंजी निकालने का क्या तरीका होता है ये सीखें। सबसे पहले पुराने साझेदारों की पूंजी लिख लेते हैं। अब नया साझेदार जो प्रीमियम की राशि 2000 रुपये लाया है, यहाँ बच्चों ये बात गौर करने वाली है। प्रश्न में ये नहीं लिखा है कि नया साझेदार किस साझेदार से कितना हिस्सा प्राप्त करेगा। तो फिर ये मानते हैं कि पुराने साझेदार पुराने अनुपात में ही त्याग कर रहे हैं। इसलिए ख्याति की राशि को मैंने जो ख्याति की राशि 2000 रुपये है पीछे सवाल में दी है। देखो प्रश्न में कितनी दी है आप देखें एक बार और मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर कितनी राशि दी है? ख्याति की राशि 2000। इस 2000 को मैं 3/5 और 2/5 में बांट दूंगा क्योंकि इनका जो पुराना अनुपात है वो 3:2 है। ये नियम है बच्चों, इसको ध्यान से सुने आप। नियम में ये है कि यदि मान लीजिए ये प्रश्न में नहीं दिया है कि नया साझेदार पुराने साझेदार से कितना कितना हिस्सा प्राप्त करेगा, इसका तात्पर्य ये होता है कि पुराने साझेदार अपना अनुपात यथावत रखना चाहते हैं या अपने ये अनुपात में त्याग कर रहे हैं। तो हमेशा इस ख्याति की राशि को अपन ऐसी स्थिति में पुराने अनुपात में ही बांट देते हैं। तो मैंने इस 2000 को बच्चों क्या किया है 3/5 और 2/5 में इसको बांट दिया है। तो 3/5 इसका कितना हो गया बच्चों? देखो आप 2000 का यदि हम 3/5 निकालेंगे तो आपका जो आएगा 12 रुपये और इसका आएगा 800 रुपये। फिर पुनर्मूल्यांकन से लाभ हानि जो वहाँ लिखी है बच्चों आ गई। अब यथेष्ट पूंजी का मीनिंग समझ लीजिए। तो ए की टोटल जो पूंजी हो रही है 9500 और आर की पूंजी हो रही है 4500। तो 9 और 4 13 15,000 रुपये हो रही है। तो अब इसकी पूंजी बच्चों दी नहीं है प्रश्न में कि ये कितनी पूंजी के रुपए लाएगा। तो ये हमें आपको ज्ञात करना। तो ये कैसे ज्ञात कर रहे हैं, इसका ज्ञात करने का तरीका मैंने देखो आगे बताया आपको। आगे कैसे ज्ञात करेंगे, चलिए क्या करना होता है यथेष्ट पूंजी की गणना करने के लिए। सबसे पहले बच्चों यथेष्ट पूंजी की गणना करने के लिए हम संयुक्त अनुपात ज्ञात करते हैं। संयुक्त अनुपात का यहाँ तात्पर्य बच्चों होता है कि नए साझेदार का हिस्सा हमेशा प्रश्न में दिया रहेगा। नए साझेदार का हिस्सा प्रश्न में दिया है 1/5। 1/5 का मतलब ये हो गया बच्चों कि कोई चीज़ एक है उसका 5वां हिस्सा इसको दिया जा रहा है। अर्थात कोई एक चीज़ को 5 भागों में बांटी है तो एक हिस्सा इसको मिल रहा है। तो स्वाभाविक रूप से पुराने साझेदारों को 4 हिस्से मिल रहे हैं। तो ये 4/5 आ गया है। एक में से 1/5 घटा दिया तो 4/5। तो संयुक्त अनुपात का तात्पर्य हम पुराने साझेदार और नए साझेदारों के बीच अनुपात को गणना करते हैं। इंडिविजुअल अनुपात नहीं निकालते, ये ध्यान रखना है। संयुक्त अनुपात का मीनिंग समझें।
पुराने साझेदार और नए साझेदार के बीच में अनुपात क्या हुआ। तो यहाँ नए साझेदार के अनुपात को आधार लेते हैं, नए साझेदार का हिस्सा यहाँ दिया है, यहाँ 1/5 है तो ये 4/5 हो गया, ये 1/2 होता तो ये भी 1/2 हो जाता है, ये 1/4 होता तो ये 3/4 हो जाता है, ये 3/4 होता तो ये 1/4 हो जाता है, ये 1/6 होता तो ये 5/6 हो जाता है। तो आधार नए साझेदार का हिस्सा होता है बच्चों। नए का अनुपात दिया रहेगा प्रश्न में, उसके हिसाब से हम पुराने साझेदारों को दोनों के 2 3 जितने भी हैं उनको संयुक्त पढ़ेंगे, इसको इकट्ठा लिखेंगे, पुराने साझेदार के हिस्से को इकट्ठा। तो इसको सरल भाषा में 4:1 कहेंगे कि ये इनका जो अनुपात हुआ वो कितना हुआ बच्चों, 4:1 हो गया है। ठीक है, ये काम करना है। यथेष्ट पूंजी गणना करने के लिए पहला काम क्या हो गया, संयुक्त अनुपात की गणना करना। संयुक्त अनुपात की गणना करने के लिए इस तरह से अपन लिख लेते हैं और फिर इसका अनुपात निकाल लेते हैं। अब आगे क्या करना है वो देखिए, आगे के बिंदु में क्या दिया है मैंने, देखिए समस्त समायोजन पश्चात पुराने साझेदारों की कुल पूंजी देखते हैं। तो देखो ये आर की एक ही पूंजी कितनी है, 8,000, 3,500, 2,000 और 500, दोनों की ये पूंजी खाते के बैलेंस कितने हैं, ये हैं। दोनों में प्रीमियम की राशि टोटल कितनी मिली, 2,000, इसमें लाभ कितना जुड़ा, 2,000। तो संयुक्त रूप से दोनों की पूंजी 14,000 हो रही है। अलग अलग देखें तो अलग अलग भी हम देखेंगे तो अभी 14 ही आएगी आपकी। देखो ये 9,500 ये और 4,500 तो ये कितनी हो गए, 14,000 रुपये हो जाती हैं दोनों के मिला करके। संयुक्त रूप से दोनों की पूंजी कितनी हो रही है बच्चों, 14,000 रुपये हो रही है। तो अब इसको अनुपात के रूप में कैसे लिखते हैं, चूँकि 4 भाग के लिए हैं, पुराने साझेदारों का फर्म हिस्सा कितना है, 4 हिस्सा है, तो 4 हिस्से के लिए पूंजी कितनी आ रही है आपकी, 14,000 रुपये आ रही है। तो ये जो नया साझेदार बन रहा है वो 1 भाग का बन रहा है, तो 1 भाग के लिए पूंजी कितनी होगी, तो अपन क्या करेंगे, 14 में 4 का भाग लगाएंगे और 1 का गुणेंगे, तो 3,500 रुपये इसको लाना पड़ेंगे। ऐसा करते। तो दूसरा काम अपन ने क्या किया है, समस्त समायोजन, सारे समायोजन करने के बाद हम जितने भी पुराने साझेदार हैं उनकी कुल पूंजी ज्ञात कर लेते हैं और उस कुल पूंजी की तुलना हम उनके कुल अनुपात से करते हैं। कुल अनुपात से करने के बाद हमें नए साझेदार का हिस्सा आसानी से प्राप्त होता है। तो सुनील नाम का साझेदार है जो 1/5 का बना है, 1/5 के लिए वो कितने पैसे देना पड़ेंगे, उसको 3,500 रुपये देना पड़ेंगे। तो पूंजी खाते में बच्चों आप देखो जो मैंने 3,500 रुपये लिखे हैं वो ऐसे लिखे हैं। तो नया साझेदार जो पूंजी लाता है उसको रोकड़ के नाम से लिखा जाता है। ये प्रीमियम ख्याति की राशि है, इसको रोकड़ करके भी लिखा जा सकता है। और फिर क्या करेंगे, इसमें इसको जोड़ लगाएंगे तो इसका शेष इतना ही आएगा। इधर डेबिट साइड में चूँकि बच्चों कोई एंट्री है नहीं है तो जो इसका जोड़ आ रहा है वही इनका शेष कहलाएगा। ये नए चिट्ठे में ये पूंजी लिखी जाएगी, ये वाली और ये वाली पूंजी लिखी जाएगी। तो इस तरह से बच्चों ये पूंजी खाता हो गया, यथेष्ट पूंजी की गणना हो गई। यथेष्ट पूंजी की गणना हम करने के लिए 2 स्टेप लेते हैं, 2 स्टेप लेते हैं, एक संयुक्त अनुपात निकालते हैं, फिर दूसरा क्या करते हैं, दूसरे में हम देखते हैं कि सभी समायोजन करने के बाद पुराने साझेदारों की कुल पूंजी कितनी आ रही है वो ज्ञात करते हैं। उसको पूंजी और कुल अनुपात के हिसाब से उनकी और उसके नए साझेदार का हिस्सा ज्ञात कर लेते हैं और पूंजी खाते में लिख देते हैं। इसी को बच्चों यथेष्ट पूंजी के नाम से कहते हैं। इसको थ्योरी के रूप में लिखना है तो थ्योरी के रूप में यदि पूछा जाएगा तो आपको ये ही पॉइंट यहाँ लिखना है, उत्तर यही है बच्चों आपको। और इस तरह का आप एक उदाहरण भी दे सकते हैं, जैसे ये उदाहरण के रूप में भी आपको पेश किया जाता है कि यथेष्ट पूंजी से क्या तात्पर्य, इसकी गणना कैसे की जाती है। तो यहाँ बच्चों पहला काम होता है आप संयुक्त अनुपात निकालते हैं। तो कोई भी इस तरह का उदाहरण ले लें, संयुक्त अनुपात कैसे निकाला जाता है। जैसे नए साझेदार का हिस्सा मान लो 1/4 है तो पुराने साझेदारों का हिस्सा 3/4 हो जाएगा। ठीक है, फिर दूसरा काम है अपन समस्त समायोजन का। समायोजन में कौन कौन सी चीज़ें जोड़ते हैं, प्रीमियम की राशि जोड़ते हैं, पुनर्मूल्यांकन से लाभ, पुराना संचय पुराना लाभ होता है तो बच्चों वो भी जुड़ जाता है। हाँ, यदि कोई राशि डेबिट में है तो उसको घटाएंगे, ये ध्यान रखना है। आहरण पर ब्याज यदि होता, यदि कोई हानि होती मान लो तो फिर उसको घटाते हैं, घटाने के बाद फिर देखते हैं इसमें। तो यहाँ समायोजन का मतलब है जो राशि जुड़ना है उनको जोड़ेंगे और जो राशि घटना है उनको घटाएंगे। घटाने के बाद हम कुल अनुपात के भाग में ये 14,000 अर्थात 4 भाग लेकर के ये 14,000 दे रहे हैं तो एक भाग लेकर के कितने पैसे देगा, ये 3,500 रुपये। इस तरह से ये राशि हो गई। अच्छा प्रश्न है बच्चों। एक प्रश्न और मैंने आपको वीडियो के माध्यम से आपको बताया है। आज के लिए इतना ही। आप नवांकुर चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि नवांकुर डिजिलेशन आपने डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड करें, वीडियो को लाइक करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।